लास्ट क्लास में हमने एल्कली मेटल्स में जो भी बचा था जैसे सोडियम के कंपाउंड के बारे में डिस्कस किया था Na2CO3, NaHCO3, NaOH। आज हम एल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे एल्कली मेटल की कुछ रिएक्शंस थी हमने, वैसे ही सेम टू सेम इसी का वैसा ही रिएक्शन होगा, ठीक है, वैसा ही पैटर्न होगा, वैसे ही कुछ कंपाउंड्स होंगे यहाँ पे भी, मैग्नीशियम या कैल्शियम के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड भी इसी चैप्टर में हम देखेंगे। तो ग्रुप 2 एलिमेंट्स है वो है एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NH2 होता है। इनके S सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेटल का नाम देखें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। एटॉमिक नंबर बेरियम का 4 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, कैल्शियम का 20 होता है, स्ट्रोंशियम का 38 होता है, बेरियम का 56 होता है, रेडियम का 88 होता है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, 4 में आप 8 ऐड करो तो 12 आ जाएंगे, 12 में आप 8 ऐड करो 20 आ जाएंगे, 20 में आप 18 ऐड करो 38 आ जाएंगे, 38 में आप 18 ऐड करो 56 आ जाएंगे, फिर 32 ऐड करो, मतलब 8 8 18 18 32। इस तरह से आपको ऐड करने से बाकी अगली एलिमेंट का एटॉमिक नंबर यहाँ पे मिल सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कल देखा था। आप देख सकते हो टॉप टू बॉटम जाने पे नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, 2 3 4। टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक साइज है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी। आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगी, डिक्रीज होगी, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, ठीक है, तो कम एनर्जी चाहिए होगी उसको बाहर निकालने के लिए, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। मेटेलिक करेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। मेटल वो अच्छी होती है तो इलेक्ट्रॉन का लॉस इजीली कर ले, ठीक है। बताओ इन पे कितना चार्ज आता है एल्कलाइन अर्थ मेटल पे। एल्कली मेटल पे +1 चार्ज आता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। एल्कलाइन अर्थ मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +2 होती है। शाबाश, ठीक है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +2 होती है। उसके बाद हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो एल्कलाइन अर्थ मेटल भी क्या होती है, एक तरह से सिल्वरी व्हाइट अपीयरेंस की होती है, दिखने में व्हाइट और सिल्वरी दिखती है जनरली। लश्चर्स होती है, ठीक है, इसमें भी लश्चर्स होती है, एल्कलाइन अर्थ मेटल लश्चर्स आता है। और रिलेटिवली क्या होती है, सॉफ्ट होती है, मतलब बाकी डी ब्लॉक एलिमेंट से सॉफ्ट होती है। बट यदि आप एल्कली या एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करो तो एल्कलाइन अर्थ मेटल है वो एल्कली मेटल से ज्यादा हार्ड होती है, ठीक है। इनको आप चाकू से कट नहीं कर सकते, उनको आप नाइफ से कट नहीं कर सकते, बिकॉज एल्कलाइन अर्थ मेटल का जो साइज होता है वो क्या होता है, एल्कली मेटल से क्या होता है, रेस्पेक्टिव पीरियड में छोटा होता है। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या होती है, ज्यादा अच्छी पैकिंग होती है, और एक बढ़िया पैकिंग होने के कारण यहाँ पे इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है या जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, या जो डेंसिटी है ना, या हार्डनेस है, वो एल्कली मेटल से क्या होती है, ज्यादा होती है। पैकिंग क्या किसमें होगी, एल्कलाइन अर्थ मेटल में। बिकॉज जैसे आप लिथियम और बेरिलियम के कंपेयर करो तो लिथियम से आपका बेरिलियम एटम होता है वो छोटा होता है, तो एटम्स है वो ज्यादा अच्छे से मतलब कॉम्पैक्ट लेटिस बनाएंगे, और जिसके कारण मेल्टिंग पॉइंट हो या चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो या हार्डनेस हो चाहे डेंसिटी हो, वो अल्कलाइन अर्थ मेटल की क्या होती है, ज्यादा होती है यदि एल्कली मेटल से कंपेयर करें। अब हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे पिछले वाले में हमने बोला था कि जो सारी एल्कली मेटल होती है वो BCC स्ट्रक्चर बनाती है रूम टेम्परेचर पे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाती है BCC, ठीक है। और लिथियम है वो लो टेम्परेचर पे HCP बनाती है, ऐसा हमने पिछली बार पढ़ा था। एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो यहाँ पे बेरिलियम और जो मैग्नीशियम होती है वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बनाती है। कैसे बनाती है, इनका लेटिस कैसा बनता है, बेरिलियम और मैग्नीशियम का हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेटिस बनता है, HCP स्ट्रक्चर बनती है। कैल्शियम और बेरियम है इनकी FCC स्ट्रक्चर बनती है। FCC होती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, है ना, मतलब इनके बारे में हम +2 में पढ़ेंगे क्या होती है FCC डिटेल में सब कुछ, अभी आपको बस नाम ध्यान रखना है। और जो स्ट्रोंशियम है वो BCC स्ट्रक्चर बनाती है, एल्कली मेटल की तरह बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाती है, तो इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर का नाम है। वैसे पैकिंग इफिशियंसी की बात करें तो सबसे बढ़िया जो स्ट्रक्चर होती है वो HCP होती है या FCC होती है, दोनों में पैकिंग सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। BCC में रिलेटिवली पैकिंग क्या होती है, कम होती है। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल है वो HCP एंड BCC HCP और FCC स्ट्रक्चर बनाने के कारण मैक्सिमम यही बनाती है, HCP और FCC। उसके कारण पैकिंग है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या होती है, ज्यादा अच्छी होती है। उसके कारण जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो एल्कलाइन अर्थ मेटल के क्या होंगे, ज्यादा होंगे।
डेंसिटी भी एल्कलाइन अर्थ मेटल की है, वो एल्कली मेटल से क्या होगी, मोर होगी। यदि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखे तो एल्कली मेटल में मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पे, टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बढ़ती है और पैकिंग क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एल्कली मेटल में टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के जो डाटा है वो थोड़ी सी मतलब इरेगुलर से है। ठीक है, तो बस आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है ऊपर ऊपर से, क्योंकि यहाँ पे जो देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के डाटा होते हैं वो सारे एक्सपेरिमेंटल होते हैं, उनको हम कोई रूल के हिसाब से मतलब बता सकते हैं, बट जरूरी नहीं हमारा रूल है वो हमेशा काम करे। ठीक है, तो कई बार है ना, हमें एक्सपेरिमेंट के हिसाब से काम में लेना पड़ता है, उसी के हिसाब से हमें देखना पड़ता है। एल्कलाइन अर्थ मेटल में थोड़ा सा इरेगुलर होता है ऑर्डर। यहाँ पे मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सबसे कम होता है, क्योंकि मैग्नीशियम में जो एटम्स की होती है वो लूजली पैकिंग होती है। ठीक है, लूज पैकिंग होते हैं, उसके कारण मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी क्या है, थोड़ा सा इरेगुलर है। मैग्नीशियम का तो कम होता ही है बॉइलिंग पॉइंट, बट बेरियम का सेकंड नंबर पे यहाँ पे आता है। ठीक है, तो बस इसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ लेना। ठीक है, इससे जनरली सवाल ज्यादा नहीं आते। ऐसे पूछ सकते हैं कि एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों में से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, उनका ऑर्डर किसका ज्यादा होता है। ठीक है, तो एल्कली मेटल का कम होता है और एल्कलाइन अर्थ मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट फ्लेम कलर की बात करें, फ्लेम कलरेशन। देखो फ्लेम टेस्ट हमने एल्कली मेटल में पढ़ा था, अलग अलग मेटल है वो अलग अलग फ्लेम टेस्ट देती है। ठीक है, जैसे हमने लिथियम का क्रिम्सन रेड पढ़ा था, है ना, सोडियम का वोयलेट, मतलब गोल्डन येलो पढ़ा था, फिर वोयलेट था। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे भी आपको ना थोड़े जो कलर है वो याद करने हैं। बेरिलियम और मैग्नीशियम कोई फ्लेम टेस्ट नहीं देती, बेरिलियम और मैग्नीशियम मेटल है वो कोई फ्लेम कलर नहीं देती। इसका क्या रीजन होता है, बिकॉज बेरिलियम और मैग्नीशियम की जो साइज होती है वो स्मॉल होती है। ठीक है, बेरिलियम की साइज क्या होती है, स्मॉल होती है, उसके कारण उससे इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट नहीं होते इजीली। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलते, उसके कारण कोई फ्लेम कलर नहीं आता बेरिलियम और मैग्नीशियम में। बेरिलियम और मैग्नीशियम है वो कोई फ्लेम कलर नहीं देती, बट कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ये फ्लेम अलग अलग फ्लेम के साथ बर्न होती है। ठीक है, कैल्शियम का जो कलर होता है उसकी फ्लेम का होता है ब्रिक रेड कलर होता है, स्ट्रोंशियम का डार्क रेड होता है, बेरियम का एप्पल ग्रीन कलर होता है। ठीक है, जो ग्रीन कलर का एप्पल आता वैसा कलर होता है। तो बात करें नेक्स्ट हाइड्रेशन ऑफ आयंस या हाइड्रेशन एनर्जी की। ठीक है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था वैसे ही डिस्कस कर रहे हैं हम शुरू शुरू में। ठीक है, सारे पॉइंट्स वही है, वैसे ही है। तो देखो हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें तो हाइड्रेशन एनर्जी चार्ज की होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज की होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यदि हम इन मेटल आयन की गैसियस फेज में साइज को कंपेयर करें तो गैस फेज में एटॉमिक साइज होती है वो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होती है, इंक्रीज होती है। बेरिलियम प्लस टू सबसे छोटा होता है, फिर मैग्नीशियम प्लस टू, ऐसे करते करते बेरियम प्लस टू सबसे बड़ा होता है ना, नंबर ऑफ सेल बढ़ने के कारण। अब बताओ वाटर मॉलिक्यूल किसको जरा सराउंड करेंगे, कौन से आयन को वाटर मॉलिक्यूल जरा सराउंड करेंगे, बेरिलियम प्लस टू, मैग्नीशियम प्लस टू, कैल्शियम प्लस टू, स्ट्रोंशियम प्लस टू एंड बेरियम प्लस टू। इसमें से कौन से आयन को वाटर मॉलिक्यूल जरा सराउंड करेंगे, बेरियम प्लस टू को जरा सराउंड करेंगे। मैंने बताया था ना, जिसका साइज छोटा होता है, कैटायन का जितना साइज छोटा होगा वाटर मॉलिक्यूल उसको उतना ही जरा सराउंड करेंगे। ठीक है, और उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, जरा होती है। ठीक है, अब यदि मैं हाइड्रेटेड आयन की साइज की कंपेयर करूं, मतलब वाटर मॉलिक्यूल के सराउंड करने के बाद उनकी साइज की कंपैरिजन करूं, तो बेरिलियम प्लस टू का जो एक्वस सॉल्यूशन का जो साइज है वो सबसे बड़ा हो जाता है, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल जरा सराउंड करके वहां पे 2-3 लेयर बना देते हैं उसके चारों तरफ। ठीक है, तो बेरिलियम प्लस टू एक्वस का साइज क्या होगा, हाइड्रेटेड जो साइज है वो बेरिलियम प्लस टू का ज्यादा होगा, फिर मैग्नीशियम प्लस टू का ज्यादा होगा, फिर कैल्शियम प्लस टू का ज्यादा होगा, फिर स्ट्रोंशियम का, फिर बेरियम प्लस टू का होगा। ठीक है, देखो ध्यान दे, एक तो गैस फेज की साइज है, एक एक्वस फेज की साइज है। गैस फेज में तो जनरली टॉप टू बॉटम जाने पे सेल बढ़ते हैं तो साइज बढ़ती है, वही ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, चाहे आप आयन का कैलकुलेट करो या एटम का कैलकुलेट करो। बट यदि आपको एक्वस फेज में साइज की बात करें तो डिपेंड करेगा कि वाटर मॉलिक्यूल किसको जरा सराउंड कर रहे हैं। जिस कैटायन या एनायन का साइज जितना ज्यादा छोटा होता है
उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ही ज़्यादा होता है, उसको वाटर मॉलिक्यूल उतने ही ज़्यादा सराउंड करते हैं, उससे 2-3 लेयर बन जाती है, तो उतना ही ज़्यादा भारी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ बेरिलियम+2 आएगा। अब बात करें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की सॉल्यूशन में। ठीक है, तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो मोबिलिटी ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है, कोई आयंस एक्वस सॉल्यूशन में कितना मूव कर सकता है। ठीक है, तो मूवमेंट उसी हाइड्रेटेड आयन का ज्यादा होगा जिसकी साइज क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, तो बेरिलियम+2 एक्वस तो बड़ा हो जाता है, उसको वाटर मॉलिक्यूल जरा सराउंड कर लेते हैं, तो उसका मूवमेंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो फिर मूवमेंट सबसे ज्यादा किसका होगा, बेरियम+2 का होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉल्यूशन का ऑर्डर ये रहता है। ठीक है, सबसे ज्यादा होता है बेरियम+2 एक्वस का मूवमेंट। ठीक है ना, मैं हाइड्रेटेड आयन की बात कर रहा हूँ। कभी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉल्यूशन है वो हाइड्रेटेड कैटायन या एनायन पे डिपेंड करती है, गैस फेज पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि सॉल्यूशन में आपका वाटर जरूर प्रेजेंट होगा, उसको जरूर सराउंड करेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। अब बात करें कि हाइड्रेशन एनर्जी में कंपेयर करें, एल्कली मेटल के आयन की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है या एल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, तो किसकी ज्यादा होगी। यदि हम रेस्पेक्टिव पीरियड में बात करें, लिथियम प्लस और बेरिलियम+2 की बात करें, बताओ किसकी ज्यादा होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग, क्या लगता है आपको। आंसर तो लिखा है यहाँ पे, एल्कलाइन अर्थ मेटल की ज्यादा होती है। क्यों होती है, कोई बता सकता है, एनीवन। हाइड्रेशन एनर्जी एल्कलाइन अर्थ मेटल के आयंस की ज्यादा होती है, वाई। हाँ कशिश गर्ग, तुम बताओ। कशिश गर्ग, बोलो, जितना आता है उतना बताओ। सॉरी, कौन बताएगा, आंसर बताओ, अदरवाइज मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। जो आंसर नहीं बताएगा, चाहे गलत हो सही हो, आउट। तेरे पूछा ही नहीं मैंने, हरजोत सिंह तू क्यों बोल रहा है, तू हाथ क्यों खड़ा कर रहा है, मैंने तेरे को पूछा ही नहीं, इसको मैं पूछ रहा हूँ, वो आंसर देगा। नव्या, हैंड राइज करना। नव्या है वो, नवजोत कौन थी लड़की। हाँ भूपेश बंसल, तुम बता। भूपेश, मैं पूछ रहा हूँ हाइड्रेशन एनर्जी एल्कली मेटल के आयन की जरा होगी या एल्कलाइन अर्थ मेटल आयन की जरा होगी। हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें, कौन से आयन की ज्यादा होती है, एल्कली या एल्कलाइन अर्थ मेटल। जैसे Li+ है एक तेरे पास, एक Be+2 है। ठीक है, वैसे ही Na+ है और Mg+2 है। यदि हम रेस्पेक्टिव पीरियड में कंप्लीट कंपेयर करें एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल में, तो विच आयन हैज मोर हाइड्रेशन एनर्जी। अच्छी बात नहीं है ये। कौन बताएगा, हैंड राइज कर, अभी जो बताएगा वो। नैन्सी जी ना, नैन्सी तुम बताना। हाँ नैन्सी बोलो, अनम्यूट करो, तुम म्यूट करो अपने आप को। सर अल्कलाइन अर्थ मेटल की। वाई। सर क्योंकि उनका साइज छोटा होता है अल्कली मेटल से। शाबाश, ठीक है, क्योंकि एल्कलाइन अर्थ मेटल पे देखो, एक तो देखो हाइड्रेशन एनर्जी चार्ज पे डिपेंड करती है, दूसरे साइज पे डिपेंड करती है। चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो फिर चार्ज किसका ज्यादा होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल का, और साइज भी किसकी छोटी होती है, एल्कलाइन अर्थ मेटल की। ठीक है, बाकी ठीक है, ओके, मैं और पूछ लूंगा क्वेश्चन बाकियों से। आधे तो सोए रहते हैं बिल्कुल। देखता हूँ मैं कौन कौन सोता है, एकेडमी खुलने दो फिर देखता हूँ क्लास में, पता चल जाएगा।
उसके बाद केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें, एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल की। हाँ भाई, क्या क्या प्रॉब्लम है अजय? यदि केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें हम, तो केमिकल रिएक्टिविटी है वो हम गैस फेज में देख सकते हैं और एक्वस फेज में देख सकते हैं। तो हमने एल्कली मेटल में देखा था कि गैस फेज में रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज होती है, और एक्वस फेज में डिपेंड करता है हाइड्रोजन एनर्जी पे, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के हिसाब से मैंने समझाया था। यहाँ पे चाहे गैस फेज में रिएक्टिविटी देखो चाहे एक्वस फेज में देखो, वो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होती है? इंक्रीज होती है ना। इसमें ऐसा कुछ नहीं बनता, मतलब देखते तो वैसे ही है हाइड्रोजन सब कुछ, ठीक है, बट यहाँ पे कोई ऐसा टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज होती है। आप टेबल खोल के देखना एल्कलाइन अर्थ मेटल की, वहां पे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल भी गिवन है, उससे कंपेयर करना, ठीक है, फिर आप ऑर्डर वहां पे बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होती है? इंक्रीज होती है। उसके बाद बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ठीक है, ये जो मेटल्स है एल्कलाइन अर्थ मेटल, यदि आप ऑक्सीजन के साथ उनकी रिएक्शन कराओगे, ऑक्सीजन के साथ उनको बर्न करोगे, तो क्या बनाएंगे? मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? MO होगा, बिकॉज मेटल पे चार्ज कितना होता है? +2, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? -2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है वो MO यहाँ पे होता है। रिएक्टिविटी है ऑक्सीजन के साथ मेटल की, वो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगी? इंक्रीज होगी। कौन सी एल्कलाइन अर्थ मेटल है वो अपने ऑक्साइड का फॉर्मेशन वेरी फास्ट करेगी? बताओ कौन सी एल्कलाइन अर्थ मेटल है वो अपने ऑक्साइड का फॉर्मेशन बहुत जल्दी करेगी, ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करेगी और ऑक्साइड बढ़ाएगी? बस टेक्स्ट कर दो, बस आंसर टेक्स्ट कर दो, मतलब इतने में बस लिख दो, एक ही तो नाम लिखना होता है, बेरिलियम। शाबाश, BA लिख दो बस। अमरिंदर बेरियम कैसे हो? बेरिलियम कैसा होगा? बेरियम होगा, बेरियम, BA। रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होती है? इंक्रीज होती है, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पे आपकी जो इलेक्ट्रॉन है वो जल्दी निकल जाएंगे, है ना। जितने इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेंगे वही तो ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। बेरिलियम है, ठीक है, उससे इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर आ जाएंगे। बेरिलियम है वो Ba+2 फास्ट बढ़ाएगा, बिकॉज उसको कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इसके आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम जाने पे रिएक्टिविटी क्या होती है? क्या होती है? इंक्रीज होती है। चलो पूछ लेते हैं आपसे और कुछ भी, देखते कितने को याद है पीछे का। ये ऑक्साइड बनाएंगे, बेरिलियम का होगा BeO, मैग्नीशियम का होगा MgO, कैल्शियम का होगा CaO, और स्ट्रांशियम का होगा SrO, और बेरिलियम का होगा, बेरियम का होगा BeO, ठीक है। ये ऑक्साइड है। अब बताओ मुझे, बताओ मैं टॉप टू बॉटम जाऊं तो बेसिक करेक्टर है वो ऑक्साइड का इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? अब बताओ, बेसिक ऑक्साइड का बेसिक करेक्टर टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, आप सबको पता है, बट सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? क्या खा के आया आदित्य? सुबह सुबह भांग खा के आया क्या? फिर क्या बोल रहा है? फिर तो कुछ भी निकाल रहा है तू अपने मन से ही। अरे बताया था मैंने, बताओ ऑक्साइड का बेसिक कैरेक्टर कैसे देखते हैं? पीरियोडिक टेबल में बात किया था, बताओ। पीरियोडिक टेबल में हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होता है, ठीक है, उतना ही ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है, ठीक है, ध्यान रहे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस यदि मोर हो तो बेसिक करेक्टर भी क्या होते हैं? बढ़ते हैं। आपको बताया था मैंने, चीख चीख के बताया था पीरियोडिक टेबल में। बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कहाँ पे आएगा? ऑक्सीजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिक्स है, 3.5 होती है। बेरिलियम की, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज ही होगी। बताओ जब डिक्रीज होगी तो फिर डिफरेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे बेरिलियम की मान लो कितनी है? 1 है ना। फिर बेरियम की कितनी हो जाएगी? मान लो 0.8 है, इसकी मैंने कुछ, इसकी 1.2 मान लेते हैं, ठीक है, 0.8 है, 0.8 और 3.5, यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा? ज्यादा आएगा। जब भी आपको मेटल ऑक्साइड के बेसिक कैरेक्टर के बारे में पता करना हो, तो जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है? ज्यादा होता है, वही ज्यादा बेसिक होता है। इसी तो आपने 10th में पढ़ा था
कि मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, और नॉन मेटल के एसिडिक होते हैं, बिकॉज नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है, लेस होता है। ठीक है, ये चीज आपको आनी चाहिए थी। इसके अलावा ऐसे भी हम सोच सकते हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पे मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहे हैं, तो ऑक्साइड का बेसिक करेक्टर भी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। सबसे अच्छे मेटल है वो टॉप टू बॉटम जाने पे बढ़ रहे हैं ना, मेटेलिक करेक्टर। ठीक है, तो दोनों से आंसर दे सकते हैं हम। ठीक है, इस तरह से हम आंसर देंगे इनका। जब भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो ऑक्साइड का बेसिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, और हाइड्रोक्साइड का बेसिक करेक्टर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, चलो मुझे ये बताओ बेरिलियम ऑक्साइड कौन सी नेचर का होता है। ऑप्शन आपके पास 3, बेसिक नेचर, ओनली बेसिक नेचर, ओनली एसिडिक नेचर, एम्फोटेरिक नेचर। क्या ऑप्शन आएगा। बेरिलियम ऑक्साइड की नेचर होती है एम्फोटेरिक। क्या होती है, एम्फोटेरिक। ओनली बेसिक नहीं होता, इसकी ड्यूल नेचर होती है, ड्यूल नेचर। बेरिलियम ऑक्साइड क्या होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिड की तरह भी काम कर सकते हैं और बेस की तरह भी काम कर सकते हैं। एम्फो मतलब ड्यूल, जिसमें ड्यूल करेक्टर हो, तो एसिड की तरह काम भी कर सकता है और बेस की तरह भी काम कर सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, तो दोनों सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम कर सकता है, उसको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। चलो मैं रिएक्शन भी करवा देता हूँ। देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। यदि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हो, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी केमिकल बॉन्डिंग का ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केमिस्ट्री में सबसे जो चीजें होती है मतलब एज ए बेसिक बनाने के लिए वो दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको आनी चाहिए। ठीक है, उनको आप रिवाइज करो। ठीक है, उससे जो कंसेप्ट है वो बनाओ, अदरवाइज तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ कर ले रिकनेक्ट हर्षदीप सिंह। अब ध्यान दो, बेरिलियम ऑक्साइड क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। तो यदि आप बेरिलियम ऑक्साइड है इसकी रिएक्शन एसिड से कराओगे, HCl से कराओगे, HCl क्या होता है, एसिड होता है, तो फिर ये बेरिलियम ऑक्साइड किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा। एम्फोटेरिक क्या होता है, यदि आप एम्फोटेरिक की रिएक्शन एसिड से कराओगे तो वो बेस की तरह काम करेगा, यदि उसकी आप बेस से कराओगे तो वो एसिड की तरह काम करेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये बेस और एसिड आपस में सॉल्ट प्लस वाटर बना लेंगे, बेरिलियम क्लोराइड प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बोल रही है, G3 में केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल नहीं कराया, करवाया था मैंने पीरियोडिक टेबल, तो लेक्चर डाल रखे थे मैंने, और केमिकल बॉन्डिंग भी आपका साथ साथ चला था, अलग से G3 की कोई क्लास नहीं लगाई थी। एक्चुअली में मैंने ऐसा सोचा कि G3 में जो शुरू में बच्चे आए हैं, आपका ना मॉल कंस्ट्रक्ट पढ़ा हुआ था ना आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ था, तो आप कम से कम वो 2 चैप्टर पढ़ लेते, तब तक हो सकता था इंस्टीट्यूट खुल जाए, है ना। फिर आप केमिकल बॉन्डिंग के पीरियोडिक टेबल के लेक्चर वगैरह देख लेते थे। तो ऐसा नहीं है G3 में, मतलब वो कर लिए तो फिर आपने पीरियोडिक टेबल के लेक्चर देखने चाहिए उसके बाद, और क्या। साथ साथ में मैंने आपकी क्लास भी लगाई थी केमिकल बॉन्डिंग की, सबके लगाई है क्लास, तो मतलब मैंने G3 और G1 नहीं है, सुबह वाली क्लास है सबकी लगती थी, उसमें G1 भी आता था, G2 भी आता था, सुबह सुबह क्लास सारी होती थी आपकी। ठीक है, तो आपको सुबह वाली क्लासों में पढ़ाया था सब कुछ। बेरिलियम ऑक्साइड की रिएक्शन यदि आप एसिड से कराओगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, और यदि आप इसकी बेस से कराओगे तो ये एसिड की तरह काम करेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे NaBeO2 प्लस H2O बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से एम्फोटेरिक ऑक्साइड है वो रिएक्शन करते हैं। उसके बाद जो भी एल्कली मेटल के ऑक्साइड है, यदि इनकी आप एक्सेस एयर के साथ रिएक्शन करा दो, एक्सेस एयर के साथ उनको हीट कर लो, ठीक है, तो किसका फॉर्मेशन होता है, पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो फिर MO से क्या बनेगा, MO2 बनेगा। पेरोक्साइड में ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -1 आता है 1 पे। ठीक है, तो यदि आप मेटल ऑक्साइड को एक्सेस एयर के साथ बर्न करोगे तो पेरोक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। ठीक है, अब हम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन देखते हैं। बताओ एल्कली मेटल में नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कौन करता था, आपको 1-2 दिन पहले ही पढ़ाया मैंने। एल्कली मेटल में नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कौन करता था, बस आंसर देना है, टेक्स्ट कर दो। विच मेटल
जो नाइट्राइड फॉर्मेशन करती थी, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करती थी, लिथियम करती है। कौन सी करती है? लिथियम मेटल। शाबाश, ठीक है। एल्कलाइन अर्थ मेटल है वो सारे नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं। आपने लिथियम और मैग्नीशियम का डायगोनल रिलेशनशिप भी पढ़ा था, ठीक है। एल्कलाइन अर्थ मेटल में तो सारे करेंगे, ठीक है। ऑल एलिमेंट फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव नाइट्राइड ऑन रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। सारे एलिमेंट है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्राइड फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो क्या रिएक्शन हो जाएगी? मेटल प्लस नाइट्रोजन क्या बन जाएगा? M3N2 बन जाएगा, ठीक है। उनका फॉर्मूला कैसे बनेगा? M3N2। मेटल पे चार्ज कितना आएगा? +2। नाइट्रोजन पे चार्ज कितना आएगा? -3, ठीक है। आप फॉर्मूला तो बनाना आता होगा आपको, +2 -3, ठीक है। तो न्यूट्रलाइज है पूरा। तो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? नाइट्राइड फॉर्मेशन करेंगे। हाँ, क्या दिक्कत है? उसके बाद रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज होगी, है ना, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रॉन का लॉस जल्दी होगा, जिसकी वजह से नाइट्राइड का फॉर्मेशन भी क्या होगा? फास्ट होगा। तो रिएक्टिविटी इंक्रीजेज फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम, है ना। अब देखो जो भी नाइट्राइड है उसमें जो बेरिलियम का नाइट्राइड है Be3N2 है, वो क्या होता है? वोलेटाइल होता है, बाकी के सारे सॉलिड होते हैं। इसका रीजन ये है कि बेरिलियम का जो साइज होता है वो छोटा होता है ना, उसके कंपाउंड्स क्या होते हैं? कोवलेंट होते हैं। मतलब बाकी में तो क्या होता है? आयनिक करेक्टर डोमिनेट करता है। तो बेरिलियम का जो नाइट्राइड होता है उसमें कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होने के कारण वो क्या होता है? वोलेटाइल नेचर का होता है, क्योंकि बाकी के नाइट्राइड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। यदि आप नाइट्राइड्स की हीटिंग करोगे, मतलब नाइट्राइड्स को आप हीट करोगे, तो क्या बनेगा? वापस वो डिकम्पोज हो जाएंगे, ठीक है। वापस क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे, मेटल में प्लस नाइट्रोजन में, ठीक है। अब चलो एक आपसे रिएक्शन पूछता हूँ, देखो किस किस को आती है, चेक करते हैं। हालांकि आपने ये की हुई है, थोड़े बारे में इसके बारे में आपको नॉलेज है। यदि आप मेटल नाइट्राइड की रिएक्शन वाटर से कराओगे तो बताओ क्या बनता है? वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कराओगे मेटल नाइट्राइड का तो क्या बनता है? बताओ कौन सी गैस रिलीज होती है और क्या क्या कंपाउंड बनता है? बता सकते हो? मैंने बताया था ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट, मैंने लिथियम नाइट्राइड वाली कराई थी आपको, मैंने लिथियम नाइट्राइड वाली कराई थी वहां पे। बस सेम टू सेम वैसे ही करनी है। लिथियम नाइट्राइड की रिएक्शन यदि आपने वाटर से की थी तो कौन सी गैस रिलीज होती है? ऐसे ही है ना, तुक्का मत मारो, तुक्का मारने से कुछ नहीं होगा। कई बोल रहे हैं NO2 रिलीज होती है, कई बोल रहे हैं अमोनिया रिलीज होती है, कई नाइट्रोजन को निकाल रहे हैं। कौन सी गैस रिलीज होती है? अमोनिया गैस रिलीज होती है ना। प्लस क्या बनता है? मेटल हाइड्रोक्साइड, MOH का होल ट्वाइस, है ना। इनके हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? MOH का होल ट्वाइस होगा, ठीक है। बैलेंस कैसे कर सकते हैं? कितने मेटल है इधर? 3, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 3। और नाइट्रोजन कितने? 2, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 2। वाटर को बैलेंस कर लो, कितने आ जाएंगे? वाटर 6 आ जाएंगे, ठीक है। जिस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं। ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है, यदि आप मेटल नाइट्राइड की रिएक्शन वाटर से कराते हो तो क्या बनता है? रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस अमोनिया गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन बार बार आएगी, मैं हाइड्रोजन वाले में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। यदि आप नाइट्राइड की रिएक्शन N3 नेगेटिव आयन की रिएक्शन, N3 नेगेटिव भी लिख सकते हो नाइट्राइड को, ठीक है। इधर वाले मेटल नहीं लिखो तो भी है ना, चल जाता है काम। प्लस वाटर क्या बनता है? हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन प्लस NH3 गैस। एक मिनट, थोड़ा अभी रिकॉर्डिंग थोड़ी ऑफ कर ले, मैं कहीं दूसरी जगह जाता हूँ। यदि आप नाइट्राइड की रिएक्शन वाटर से कराते हो, ठीक है, तो क्या अमोनिया गैस रिलीज होती है और रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चाहे आप लिथियम नाइट्राइड की कराओ या आप मैग्नीशियम नाइट्राइड की कराओ, किसी की कराओ, अमोनिया गैस रिलीज होती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वाटर के साथ रिएक्शन की, ठीक है। रिएक्शन विथ वाटर, देखो ध्यान दो, आपके पास बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, ठीक है। तो हम रिएक्टिविटी विथ वाटर देखें, ठीक है। तो रिएक्टिविटी तो टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज होगी, ठीक है, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पे आपकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी, सॉरी डिक्रीज होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन है वो जल्दी बाहर आएंगे, ठीक है। तो मैं रिएक्टिविटी विथ वाटर की बात करें तो बेरिलियम है वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। चाहे आप गर्म पानी लेके आ जाओ, चाहे आप ठंडा पानी लेके आ जाओ, चाहे आप स्टीम लेके आ जाओ, है ना, रिएक्शन क्या होती है? वेरी वेरी स्लो होती है, ठीक है। उसको हम ऐसा मानते हैं कि बेरिलियम वो वाटर से अनअफेक्टेड
रहता है। बेरिलियम पे वाटर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उसका रीजन ये है कि बेरिलियम है वो एक तो इलेक्ट्रॉन का लॉस इजीली नहीं करता, ठीक है, मतलब हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन इजीली नहीं करता, ठीक है। मैं बता देता हूँ, देखो ये बेरिलियम मेटल है आपके पास, एक तो बेरिलियम है उसके आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो बेरिलियम +2 नहीं बनाता, ठीक है। और यदि बना इलेक्ट्रॉन का लॉस कर भी दिया तो होता क्या है, पहले ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है, थोड़ा बहुत ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। तो इसकी सरफेस पे क्या हो जाती है, इसकी जो बेरिलियम मेटल की सरफेस है, यहाँ पे ऑक्साइड की फिल्म बन जाती है इसके चारों तरफ, ठीक है। तो ये ऑक्साइड की कौन सी फिल्म बन जाती है, पैसिव फिल्म बन जाती है। पैसिव का मतलब इनर्ट, ठीक है, इनर्ट फिल्म का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके कारण फर्दर है कोई रिएक्टिविटी यहाँ पे होती नहीं है और आपका मेटल ऐसा का ऐसा ही रहता है, ठीक है, कोई यहाँ पे हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। तो बेरिलियम है वो वाटर से अनअफेक्टेड रहता है। जबकि मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी है वो बेरिलियम से तो क्या होगी, कमी होगी, तो वो Mg+2 इजिली बना जाता है, बट रिएक्टिविटी इसकी अभी भी कम है ना, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी तो वैसे बाकियों से कंपेयर करें तो इसकी क्या है, ज्यादा है बेरिलियम और मैग्नीशियम की, ठीक है। तो मैग्नीशियम वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, ठीक है, किसके साथ करता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है या स्टीम के साथ रिएक्शन करता है। देखो क्या होता है, जनरली किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए थोड़ी बहुत कुछ एनर्जी चाहिए होती है उनके पास, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं, आगे आएगा आपके टॉपिक्स में, ठीक है। तो मतलब जैसे मान लो, सपोज आपकी बात करूं मैं, आपको है ना रनिंग करनी है मान लो, है ना, तो आपकी बॉडी में है ना रनिंग करने के लिए कम से कम मतलब जैसे 50 कैलोरी एनर्जी है वो आपकी बॉडी में होनी चाहिए, तभी आप रनिंग कर सकते हो, सीधी सीधी बात है। यदि आप में बिल्कुल एनर्जी नहीं है, आप 20-30 दिन से बिल्कुल भूखे हो, तो आप रनिंग नहीं कर सकते, ठीक है, इजीली। तो वही है, यदि मेटल के पास एनर्जी नहीं है या मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, एक नॉन स्पॉन्टेनियस चीज होगी ना, मतलब आप ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, एनर्जी, ठीक है, तब वो एक तरह से इजीली रिएक्शन नहीं कर पाता, ठीक है। तो मैग्नीशियम है, अब आप गर्म पानी में डालोगे ना, तो गर्म पानी क्या करेगा, उसके पास हीट होती है, तो हीट एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। तो मैग्नीशियम है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है बट कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। नीचे वाले जो मेटल है, कैल्शियम है, ठीक है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, इनसे इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर आ जाते हैं, तो ये किसी भी वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, चाहे आप कोल्ड वाटर ले लो, चाहे आप हॉट वाटर ले लो, ठीक है, या स्टीम ले सकते हो, ठीक है, सबसे रिएक्शन इजीली कर लेते हैं, ठीक है। और वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है। ये मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जैसे एल्कली मेटल करते थे वैसा का वैसा ही है, ठीक है। अब देखो इन हाइड्रोक्साइड की जो बेसिक करेक्टर है, बताओ टॉप टू बॉटम जाने पे बेसिक करेक्टर क्या होंगे। आपके पास बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड है, आपके पास मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम का है, बेरियम का है, तो हाइड्रोक्साइड की जो बेसिक करेक्टर है वो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होना चाहिए बताओ। अभी भी आपको मैंने बताया था, जिसका ऑक्साइड जितना बेसिक है उसका हाइड्रोक्साइड भी उतना ही बेसिक होगा। बताओ ऑक्साइड किसका ज्यादा बेसिक है, बेरियम का ऑक्साइड ज्यादा बेसिक है, तो उसका हाइड्रोक्साइड भी क्या होगा, ज्यादा बेसिक होगा। बेरिलियम का ऑक्साइड तो एम्फोटेरिक है, जिसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है उसका हाइड्रोक्साइड भी कौन सी नेचर का होता है, एम्फोटेरिक होता है, मैंने पीरियोडिक टेबल में बताया था। जिसका ऑक्साइड एसिडिक है उसका हाइड्रोक्साइड भी एसिडिक होगा, जिसका ऑक्साइड बेसिक है उसका हाइड्रोक्साइड भी क्या होगा, बेसिक होगा, ठीक है। जनरली ऑक्साइड तो वाटर के साथ रिएक्शन करता है ना, मतलब ऑक्साइड तो बनाता ही बनाता है ना, ऑक्साइड के हिसाब से हम मतलब एज ए ये कंपेरिजन बता सकते हैं, ठीक है। तो द बेसिक करेक्टर और जो थर्मल स्टेबिलिटी है, थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज होती है, बिकॉज टॉप टू बॉटम जाने पे कैटायन का साइज बढ़ता है तो आयनिक करेक्टर क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेटिस एनर्जी का इफेक्ट नहीं लगाएंगे हम, बिकॉज क्योंकि बेरिलियम के कंपाउंड क्या होते हैं, कोवलेंट होते हैं, उसका साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए हम यहाँ लेटिस एनर्जी के हिसाब से आंसर नहीं देखे। चाहे आप फ्लोराइड की बात करो चाहे ऑक्साइड की बात करो, बेरिलियम में हमें फजांस रूल के हिसाब से आंसर देना है, चाहे थर्मल स्टेबिलिटी हो चाहे कोई भी चीज हो, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम जाने पे आयनिक करेक्टर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कैटायन का साइज बढ़ रहा है, ठीक है। उसके कारण पोलराइजेशन पावर क्या आएगी, कम आएगी, और कोवलेंट करेक्टर क्या होंगे, कम होंगे, आयनिक करेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो द बेसिक करेक्टर, थर्मल स्टेबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी ऑफ दीज हाइड्रोक्साइड, सोल्युबिलिटी भी टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज होगी, ठीक है, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, मूविंग ऑन द डाउन द ग्रुप। सोल्युबिलिटी इसलिए जरा इंक्रीज होगी बिकॉज आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो लेटेस्ट एनर्जी होती है वो मोर डिक्रीज होती है और हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो लेस डिक्रीज होती है, इसलिए सोल्युबिलिटी है वो टॉप टू बॉटम जाने पे बढ़ती है।
ठीक है, ये तो इनके ऑक्साइड हो गया और हाइड्रोक्साइड की बात की है ना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। अब बात करते हैं, देखो अब जितना भी हमारे पास टाइम बचा है 20 मिनट के आसपास है, तो मैं आपको एक अजीब टाइप का बॉन्ड पढ़ा रहा हूँ जिसको मैंने केमिकल बॉन्डिंग में आपको नहीं कराया था, क्योंकि इसकी यहाँ पे काम पड़ेगा। ठीक है, इसका नाम है बनाना बॉन्ड। तो सारे स्टूडेंट ध्यान से सुने, कैसे बनता है, क्या बनता है, देखते रहिए। ठीक है, पहले मैं थोड़ा बहुत एक आधी और रिएक्शन करा देता हूँ। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन की बात करें, यदि आप मेटल की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो हाइड्राइड्स बनते हैं। एल्कली मेटल में भी हाइड्राइड्स पढ़ते हैं हमने, एमएस टाइप के बनते हैं, यहाँ पे MS2 टाइप के बनते हैं, है ना। यहाँ मेटल पे चार्ज कितना होता है +2, और एक हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है -1। ठीक है, तो यहाँ MS2 टाइप के हाइड्राइड बनते हैं। बेरिलियम का हाइड्राइड है वो डायरेक्टली नहीं बन सकता। ठीक है, उसको आप डायरेक्ट है कंबाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बेरिलियम है वो अनोमलस बिहेवियर शो करता है, जैसा लिथियम ने शो किया था। पिछले एल्कली मेटल में लिथियम ने अनोमलस बिहेवियर शो करा था। लिथियम की रिएक्शंस वगैरह सब कुछ बाकी से क्या थी, डिफरेंट थी। यहाँ पे बेरिलियम की रिएक्शन भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो बेरिलियम का हाइड्राइड आप डायरेक्टली नहीं बना सकते। देखो बाकी मेटल की रिएक्शन आप हाइड्रोजन से कराओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, थोड़ा हीटिंग चाहिए होती है तो मेटल हाइड्राइड बन जाएगा। बेरिलियम का हाइड्राइड जो BeS2 होता है उसको हम एक इनडायरेक्ट मेथड से बनाते हैं, डायरेक्टली नहीं बनाते। ठीक है, कौन सा मेथड है, हम क्या करते हैं, बेरिलियम का क्लोराइड लेते हैं BeCl2, उसकी रिएक्शन कराते हैं LiAlH4 से, है ना। इसका नाम होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, ये एक तरह से बहुत एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है कि हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देता है। ठीक है ना, तो हमें तो हाइड्राइड बनाता तो हाइड्रोजन तो चाहिए, है ना। तो यहाँ पे बेरिलियम हाइड्रोजन हाइड्राइड बन जाता है BeS2 प्लस लिथियम, वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके LiCl बना देता है। क्लोरीन भी क्लोरीन के साथ रिएक्शन, एल्यूमिनियम भी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके AlCl3 बना देता है। ठीक है, अब इसको बैलेंस आप कर सकते हो, कैसे करोगे, देखो इधर कितने क्लोरीन हो गए, 1 और 3 4, इधर कितने 2, इधर कितने आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे बेरिलियम कितने हो गए 2, तो यहाँ पे कितने लगा दो 2, ये बैलेंस होगी। ठीक है, तो बेरिलियम हाइड्राइड बनाने के लिए, हाँ, ऑल ग्रुप्स में जो टॉप पे एलिमेंट होता है वो अनोमलस बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, जैसे मान लो फर्स्ट ग्रुप में लिथियम, सेकंड ग्रुप में बेरिलियम, फिर P ब्लॉक में 13th ग्रुप में कौन आ जाएगा, बोरोन आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से अनोमलस बिहेवियर शो करेंगे। ठीक है, BeCl देखो बेरिलियम हाइड्राइड को आप डायरेक्टली नहीं बना सकते। ठीक है, क्योंकि बेरिलियम का अनोमलस बिहेवियर होता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन है ना, वो जनरली बहुत ज्यादा स्लो होती है। ठीक है, उसको हम इनडायरेक्टली बनाते हैं। बाकी में तो आप हाइड्राइड बनाने के लिए मेटल को हाइड्रोजन के साथ हीट कर दो, ठीक है, हाइड्राइड बन जाएंगे। यदि आपको बेरिलियम हाइड्राइड बनाना है तो आप बेरिलियम क्लोराइड की रिएक्शन LiAlH4 के साथ कराओगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। ये एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो बेरिलियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे ये हाइड्रोजन लेके यहाँ से BeS2 बना लेता है प्लस LiCl प्लस AlCl3 बना लेता है। ठीक है, बैलेंसिंग आप कर सकते हो। तो देखो हाइड्राइड्स की बात करें तो बेरिलियम का हाइड्राइड होगा BeS2, वैसे मैग्नीशियम का हाइड्राइड क्या होगा MgS2, कैल्शियम का हाइड्राइड क्या होता है CS2। ठीक है, फिर स्ट्रोंशियम का हो जाएगा SrS2, फिर बेरियम का हो जाएगा BeS2। ठीक है, देखो ये तीनों हाइड्राइड, ये वाले कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, ठीक है, ये आयनिक नेचर के होते हैं ना, इसमें प्रीडोमिनेंटली आयनिक रिएक्टर होते हैं बिकॉज कैटायन का साइज बढ़ रहा है टॉप टू बॉटम जाने पे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। ठीक है, इसमें आयनिक करेक्टर ज्यादा होते हैं। इन दोनों हाइड्राइड्स में कौन से करेक्टर ज्यादा होते हैं, कोवलेंट करेक्टर होते हैं। ठीक है, इसमें कौन से करेक्टर होते हैं, कोवलेंट करेक्टर होते हैं। कोवलेंट करेक्टर क्यों होते हैं, बिकॉज कैटायन की साइज क्या होती है, छोटी होती है। बेरिलियम और मैग्नीशियम का साइज यहाँ पे क्या होता है, छोटा होता है, उसके कारण यहाँ पे कोवलेंट करेक्टर ज्यादा आते हैं। ठीक है, ये सारे आयनिक होते हैं, ये सारे लेटिस बनाते हैं। कोवलेंट हाइड्राइड है बेरिलियम और मैग्नीशियम के, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है ना वो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बेरिलियम और मैग्नीशियम की जो हाइड्राइड्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर होती है पॉलीमेरिक। हाँ जी बोलो। हेलो हाँ जी। हेलो। यस।
सर सर 15 अक्टूबर से सर बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं सर। तो मुझे क्या पता, आप इंस्टीट्यूट से जाके उस इंस्टीट्यूट में पूछो ना, दीपक सर से सर इनसे। आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली सर? नहीं, मेरे को तो नहीं मिली। ठीक है तेरे को मिली है कुछ? सर। इमेज आई थी सर, जो फोटो भेजी थी सर जसमीत सर ने। क्या भेजा था? सर बैचेस स्टार्टिंग फ्रॉम 15 अक्टूबर सर। अच्छा, हाँ जी हो सर। सकता है, मतलब जो भी स्टार्ट होंगे तो बिल्कुल आ जाएंगे, हमें तो क्या है। ओके मैं भी हो सकता है, डिपेंड करता है, देखो सिचुएशन क्या है, मतलब गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, 15 से नहीं हो सर। सकती, 20 से हाँ जी है सर, ना। वो तो किया सर। सर लिखा हुआ है सर। एक तो सर बैनर बनाया हुआ है सर जो इंस्टीट्यूट का सर, उसके नीचे लिखा है बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 15 अक्टूबर। अच्छा अच्छा, ठीक है। सर तो प्रोफाइल फोटो ही है सर जसमीत सर की। अच्छा अच्छा, ठीक है, मेरे को भेजना तू, ठीक है। सर नंबर दे टेलीग्राम दो पे, आप। टेलीग्राम पे भेज देना, ठीक है। ओके सर। देखो, सर बेरिलियम और मैग्नीशियम है, सर उसके टेलीग्राम हाइड्राइड्स होते हैं ना। सर एनेबल्ड है है, सर। एनेबल्ड है सर, सेंड करना सर मैसेज। वो कोई और भेज देगा, किसी और लड़की भेज देगी मेरे को, उसने बता दिया, क्योंकि उसके पास नंबर होगा मेरा, ठीक है। ओके हाँ, देखो, बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो कोवलेंट नेचर के होते हैं, और बाकी के होते हैं वो आयनिक नेचर के होते हैं, है ना। तो इनकी जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो होती है पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, ठीक है। उसी स्ट्रक्चर को समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक अलग टाइप का बॉन्ड पढ़ाऊंगा। ड्रॉपर बेस स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। अभी तो वो, मैं जो प्रभजोत सर बोल रहे हैं कि जो ड्रॉपर बैच है वो 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं। आपका पता नहीं। सर मतलब। मतलब जो ड्रॉप पर होते हैं ना, जैसे मान लो किसी ने ना +2 के बाद एग्जाम दिया है, ठीक है, उसका नीट में मतलब सिलेक्ट नहीं हुआ या कम मार्क्स आ गए, ठीक है, उसकी ओके बात कर सर। रहा हूँ। बाकी तुम ओके पूछ लेना, ठीक है, मेरे को क्लास के बारे में कम पूछा करो, ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ाई से मतलब रखेंगे, ठीक है। बाकी पूछ लिया करो आप, ठीक है। ओके सर। देखो, अब बात करते हैं, देखो इनके हाइड्राइड्स की जो स्ट्रक्चर होती है दोनों की, बेरिलियम और मैग्नीशियम की, उनकी बात करेंगे। बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड है, इनकी स्ट्रक्चर होती है वो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। तो इनकी स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम एक बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज द बनाना बॉन्ड, ठीक है, उसकी बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एक मिनट, भेज दी फोटो, कितने लोग भेजोगे, सबने फोटो भेज दी। देखो इधर ध्यान देना, जैसे हमने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा है, आयनिक बॉन्ड पढ़ा है, ठीक है। देखो कोवलेंट बॉन्ड में भी एक अलग टाइप की बॉन्डिंग होती है, ठीक है, एक अबनॉर्मल टाइप की बॉन्डिंग होती है, ठीक है। हमने देखा है कि ये कोवलेंट बॉन्ड है वो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, एक सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। एक यहाँ पे जो बॉन्ड पढ़ेंगे उसका नाम है बनाना बॉन्ड, ठीक है, क्या नाम है, बनाना बॉन्ड, ठीक है। इसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। बनाना बॉन्ड को 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बोलते हैं, बिकॉज ये 3 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन के आने से बनता है, ठीक है। तो बनता कैसे है, कहाँ पे बनाना बॉन्ड होता है, लेट अस डिस्कस। देखो, जो BH3 होता है ना, बोरोन का हाइड्राइड, है ना, मैं बेरिलियम की बात नहीं कर रहा हूँ, बोरोन की बात कर रहा हूँ। जो बोरोन का हाइड्राइड होता है ये लुईस एसिड होता है, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। तो होता क्या है, दो बोरोन के हाइड्राइड आपस में जुड़ जाते हैं और एक डायमर बनाते हैं, ठीक है, दोनों जुड़ के। डायमर का मतलब 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है। इसका नाम होता है, ये डायमर बन जाता है यहाँ पे, इसका नाम होता है डाइबोरेन, ठीक है। अब इस डाइबोरेन की स्ट्रक्चर में क्या होता है, बनाना बॉन्ड बनते हैं, बनते कैसे है, इधर ध्यान देना आप, ठीक है। देखो, B2H6 में क्या है, 3 BH3 के जुड़ने से बना है ना, सॉरी 2 BH3 के जुड़ने से बना है, 2 BH3 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो B2H6 बन रहा है, ठीक है। तो देखो ध्यान से,
बोरॉन से मान लो मैंने एक pH3 ऐसे ले लिया, यहाँ पे बोरॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, बोरॉन का एक इलेक्ट्रॉन ये, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ये, बोरॉन का एक इलेक्ट्रॉन ये, हाइड्रोजन का ये। बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, है ना, 3 हाइड्रोजन से शेयर कर रहा है ना, एक BH3 बन गया। अब दूसरा BH3 भी बना लेते हैं, देखो इधर, बोरॉन का ये इलेक्ट्रॉन 1 2 3, बोरॉन के पास वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब ये 2 BH3 है ना, क्या आपस में, मुझे ये बताओ, क्या आपस में जुड़ सकते हैं? किसी के पास इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन के पास एक्स्ट्रा, बताओ क्या ये बोरॉन इस हाइड्रोजन से जुड़ सकता है? क्या आपके पास हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे एक्स्ट्रा, क्या इसके पास है? क्या जुड़ सकते हैं आपस में? बताओ, नहीं जुड़ सकते ना। इलेक्ट्रॉन मतलब आपस में बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन तो चाहिए होता है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन क्या है ही नहीं ना, यहाँ पे तो हाइड्रोजन और बोरॉन के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ये बॉन्ड बन सकता है क्या? आप देखो ये बॉन्ड, ठीक है, दोनों आपस में जोड़ना है, तो ये बॉन्ड तो नहीं बन रहा ना वैसे, क्योंकि ना हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है ना बोरॉन के पास है, ठीक है। तब क्या होता है? बनाना बॉन्डिंग होती है। बनाना बॉन्डिंग क्या होती है, देखना ध्यान से, इधर देखना सारे स्टूडेंट। अब देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाले, ठीक है, ये बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक बोरॉन का और एक ये हाइड्रोजन का, ये क्या करते हैं, इस पूरे रीजियन में डिलोकेलाइज होते हैं ऐसे, इधर से इधर, इधर से इधर, मतलब कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, ठीक है। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये वाला और ये वाला, इस पूरे रीजियन में घूमते हैं ना, मैं इसे पाथ सा बना देता हूँ ना, एक पूरा एक ही बॉन्ड बनता है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है इस पूरे रीजियन में से घूमते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो एक बनाना टाइप का बन गया ना, ये इसका पीछे का एंड है, ये मिडिल में हाइड्रोजन है ना, ये आगे बोरॉन हो गया, ठीक है। तो यहाँ मतलब कितने एटम है, 1 2 3, है ना, एक ये बोरॉन, एक ये हाइड्रोजन, एक ये बोरॉन, कितने एटम हो गए, 3, तो 3 तो हो गए यहाँ पे सेंटर, है ना, तो 3C, 3 हो गए सेंटर। बताओ इन तीनों एटम्स के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, आंसर दो, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2, है ना, एक ये वाला ये इलेक्ट्रॉन, एक वाला ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको नाम पड़ गया 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। वैसे नीचे देखो, इस बॉन्ड बनने के लिए देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन, ये आपस में क्या करेंगे, इस पूरे रीजन में क्या करेंगे, डिलोकेलाइज होंगे, ठीक है। तो एक नीचे की तरफ बन गया, ठीक है, तो ये 2 बनाना बॉन्ड इसमें बन जाते हैं, है ना। नीचे भी क्या है, एक बोरॉन, एक हाइड्रोजन, एक बोरॉन, 3 तो हो गए एटम, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन कितने, 1 और 2, तो ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन गया, ठीक है। इसको हम बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड में 2 तो होते हैं सेंटर और 2 ही होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ठीक है, तो एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, तो 2 एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ठीक है। उसको हम एक सिंगल बॉन्ड में क्या होते हैं, 2 सेंटर होते हैं, मतलब 2 क्या होते हैं, एटम होते हैं, और 2 ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। बनाना बॉन्डिंग में क्या होता है, अरे एक्सेप्शन क्या है बनाना बॉन्डिंग, अरे भाई बनाना बॉन्डिंग में मतलब क्या होता है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब ये इस तरह से डिलोकेलाइज करते हैं, मतलब यहाँ पे एटम कितने होते हैं, 3, और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, उनमें 2 होते हैं, है ना। ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये तीनों एटम के काम आते हैं, ठीक है, मतलब ये इस तरह से चलता रहता है ना, ये इधर से इधर जाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मूव करते रहते हैं, है ना। ये वैसे वीक बॉन्ड ही होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वैसे नीचे भी ऐसा चलता रहता है। हाँ जी बोलो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर जब इनके पास सर इलेक्ट्रॉन्स है ही है तो सर इन्होंने सर बॉन्डिंग क्यों की? बॉन्डिंग तो तभी इलेक्ट्रॉन होती है कहाँ ना जब पे है? इलेक्ट्रॉन की नीड होती है या फिर स्टेबल होना होता है। देखो इलेक्ट्रॉन तो अभी भी नहीं मिले इनको, पूरे नहीं मिले ना नो सर। अभी भी। फिर भी बता, जब भी एक बॉन्ड बनता है तो स्टेबिलिटी क्या होती है बता, इंक्रीज होती है डिक्रीज, सर इंक्रीज होती है। इंक्रीज होती है। देखो जब भी बॉन्ड बनता है, चाहे इलेक्ट्रॉन अभी भी इनके पास कम हो, फिर भी बॉन्ड बनने से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इसीलिए स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये यहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। अभी भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, मतलब अभी भी ये लुईस एसिड की तरह काम करेगा, यहाँ पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं आए हैं, ठीक है। किसी भी एटम का आप ऑक्टेट निकाल के देखो, अभी भी पूरे 8 नहीं होंगे उनके पास, ठीक है, कम रहेंगे, ठीक है, कम पड़ेंगे अभी भी, ठीक है, B2H6 में। फिर भी
ये इस तरह की बॉन्डिंग कर रहा है, बिकॉज जब भी बॉन्ड बनता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, तो स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। सर ये पार्शियल बॉन्ड है क्या? मतलब एक तरह से पार्शियली बन सकता है, इतना स्टेबल नहीं होता। ठीक है, हाँ तुम बोलो। अरे किसी का भी नहीं देख सकते, इसके पीछे है ना बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट्स है। ठीक है, मतलब एक्चुअली में ना मेरे को ऑफलाइन होता तो मैं ना पी ब्लॉक में आता है, समझ लेना। ठीक है, बनाना बॉन्ड क्या होता है। और ट्यूसडे को आप नोट्स अच्छे से पढ़ के आना, एल्कलाइन अर्थ मेटल के, है ना, नोट्स बना लेना, फिर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, हम BS2 और MgS2 की स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे कि उसमें बनाना बॉन्डिंग कैसे होती है। ठीक है, उसकी बात करेंगे हम ट्यूसडे को। ठीक है, तब तक आप टेस्ट की तैयारी करते रहिए। ठीक है, आज वाइवा था क्या? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आगे ले लेंगे।